नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम आज जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम शैक्षिक तकनीकी के नाम से जानते हैं। बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एमएड, एमए, एजुकेशन और भी बहुत सारी शिक्षा में काम आने वाला विषय है। इसकी हम चर्चा करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। ठीक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शैक्षिक और तकनीकी। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जब शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का जहाँ प्रयोग होने लगे उसी को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक, तकनीकी या तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द से बना है। तो अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। तकनीकी का क्या अर्थ है? दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। वो विधियाँ जिनके द्वारा हम वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं उसी को तकनीकी कहते हैं। लीच महोदय ने एक परिभाषा दी है, GOM लीच के अनुसार। लीच महोदय ने एक परिभाषा दी है। लीच महोदय कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में, शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता और दक्षता का विकास करके उसमें सुधार लाया जाता है। तो शैक्षिक तकनीकी लीच महोदय के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता और दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। ठीक, एक और डिफिनेशन है शिव के मित्रा के अनुसार। शिव के मित्रा के अनुसार, शिव के मित्रा जी कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों और प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों और प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो शैक्षिक तकनीकी को उन प्रविधियों और पद्धतियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, ये डिफिनेशन थी, ये शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा थी। फिर हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को कहीं ना कहीं बाधा उसमें पहुंचा रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं? राजनीतिक कारक। पहला कारक क्या है? राजनीतिक कारक। दूसरा कारक आर्थिक कारक। तीसरा मनोवैज्ञानिक कारक। फिर सामाजिक कारक। फिर सांस्कृतिक कारक और फिर शैक्षिक कारक। ये 6 प्रमुख कारक हैं जो शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक का मतलब यहाँ उस कारक से है, जैसे शैक्षिक तकनीकी का विकास किस तरह से होगा, उसकी नीतियाँ क्या होंगी, उसको प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक कारक भी इसको प्रभावित करता है। राजनीति में उस समय सरकार किसकी होती है, उसकी सोच क्या है टेक्नोलॉजी को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। फिर आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जो है वो रीढ़ है। धन की उपलब्धता के बिना किसी भी प्रकार के शैक्षिक तकनीकी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आर्थिक कारण भी कहीं ना कहीं
प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक, हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी सोच क्या है, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। सामाजिक कारक, समाज के लोग टेक्नोलॉजी के प्रति क्या सोच रखते हैं, उसकी उपयोगिता, उसके महत्व के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, ये भी प्रभावित करता है। सांस्कृतिक कारक, कल्चर, जिस हम कल्चर से जुड़े हुए हैं, कई अभी बहुत जगहों पर देखा गया है कि कहीं ना कहीं पुरानी पद्धतियों के आधार पर ही शिक्षा संचालित हो रही है, नई पद्धतियों का भी बहुत ज़्यादा उसमें समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने कल्चर को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर एक अलग सोच बनी है, एक अलग धारणा बनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए प्रभावित करता है। फिर शैक्षिक कारक एक प्रमुख कारक है कि जहाँ लोग शिक्षित होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, नवाचारी होते हैं, जो नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, नए ज्ञान को स्वीकार करते हैं, तो शिक्षित होते हैं, वो शैक्षिक तकनीकी को अपना लेते हैं। अगर जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का अभाव है, कहीं ना कहीं उससे दूर होते हैं। तो ये शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक, तो पहला कारक क्या था? राजनैतिक कारक। वह कारक जो राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों, नीतियों, वैज्ञानिक अन्वेषणों एवं राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं और राजनीतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। फिर आर्थिक कारक, किसी भी खोज और प्रयोग की रीढ़ जो होती है वो धन होता है, इकोनॉमिक्स होती है, अर्थ होता है। बिना समुचित धन के तकनीकी का प्रयोग संभव नहीं है। ठीक, ये आर्थिक कारक। फिर मनोवैज्ञानिक, शिक्षकों, छात्रों और विद्यालयों की रुचि क्या है तकनीकी को लेकर, उनका स्तर क्या है और उनकी प्रवृत्तियाँ क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये भी कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करता है, उसके उपयोग को प्रभावित करता है। सामाजिक कारक, समाज और संस्कृति शिक्षा का दर्पण है। समाज और संस्कृति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा समाज होगा, जैसी संस्कृति होगी, वहाँ उस तरह से तकनीकी को स्वीकार किया जाएगा। ठीक, फिर शिक्षा, यदि शिक्षक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त है, देखा गया है कि अगर शैक्षिक कारण क्या है कि अगर किसी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, उसको ट्रेंड किया गया है टेक्नोलॉजी को, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वरना उसके मन में एक संकोच बना रहता है और उससे वो बचता रहता है। ये शैक्षिक कारक है। फिर हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र। डायरेक्ट रोन्ट्रा ने जो क्षेत्र बताए वो प्रमुख रूप से 4 क्षेत्र इन्होंने बताए। पहला क्षेत्र था अधिगम के लक्ष्य एवं उद्देश्य निश्चित करना। दूसरा क्षेत्र अधिगम वातावरण का नियोजन करना। तीसरा विषय वस्तु की खोज करना। और चौथा उपयुक्त शिक्षण व्यूहों की रचना और संचार का चयन करना। ये प्रमुख रूप से इसके क्षेत्र के अंतर्गत डायरेक्ट रोन्ट्रा महोदय ने कहा कि पहला क्या होना चाहिए कि हमारे अधिगम के लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, इसका हमको निर्धारण करना, इसको निश्चित करना चाहिए। फिर एक इन्वायरमेंट, अधिगम का एक इन्वायरमेंट जो था वातावरण है उसको क्रिएट करना चाहिए। फिर जो विषय वस्तु हैं उसकी खोज करनी चाहिए और किन विधियों के माध्यम से, किन व्यू रचनाओं के माध्यम से, किस तरह के संचार के द्वारा उसका चयन, उसको प्राप्त किया जा सकता है, इसका उन व्यूहों का और संचार साधन का चयन करना चाहिए, रोन्ट्रा महोदय ने बताया था। लुम्सडेन महोदय, ये बहुत चर्चित नाम है लुम्सडेन का। लुम्सडेन महोदय और मैथिक्स तथा फिन महोदय ने जो शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग था कोमल शिल्प शैक्षिक तकनीकी और दूसरा वर्ग था कठोर शिल्प शैक्षिक तकनीकी। हार्डवेयर, कोमल शिल्प शैक्षिक तकनीकी मतलब सॉफ्टवेयर, अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और कठोर हार्डवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये 2 कोमल शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम की चर्चा 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। फिर शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता
उपयोगिता की बात आती है कि शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता क्या है, तो लुम्सडेन महोदय ने 2 वर्गों में विभाजित किया, कठोर शिल्प शैक्षिक तकनीकी और कोमल शिल्प शैक्षिक तकनीकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उपयोगिता की बात की जाए तो सबसे पहली उपयोगिता शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व की अगर बात की जाए तो पहली उपयोगिता शिक्षकों के लिए, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को शिक्षण आगतों, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को शिक्षण आगमों, शिक्षण व्यूह रचनाओं और शिक्षण विधियों के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। जो शैक्षिक तकनीकी है वो शिक्षक को शिक्षण के आयाम क्या हैं, इसके उपागम क्या हैं, इसकी व्यूह रचना क्या है और किन शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए, इस विषय में, इस क्षेत्र में शिक्षक को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। फिर शिक्षकों के बाद शिक्षार्थियों के लिए यानी सीखने के क्षेत्र में, पहला है शिक्षक के लिए, दूसरा है सीखने के क्षेत्र के लिए। सीखने के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता, सीखने के क्षेत्र में यह सीखने की प्रभावपूर्ण विधियों में से एक है। ये सीखने के प्रभावपूर्ण विधियों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है लोगों को कि कौन सी विधियां प्रभावपूर्ण हैं और कौन से सिद्धांत प्रभावपूर्ण हैं जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और छात्रों को उनकी गति, छात्रों के लिए, सीखने वालों के लिए ये भी उपयोगी है कि छात्रों को उनकी गति, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता और उनकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करती है। ठीक, जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी क्षमता के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से सीख सकते हैं। फिर समाज के लिए, पहली शिक्षक के लिए उपयोगिता, दूसरी सीखने वाले के लिए उपयोगिता और तीसरी समाज के लिए उपयोगिता। समाज के लिए उपयोगिता की बात की जाए तो समाज में आज जनसाधारण के पास, सबके पास लगभग समाज में रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब चीज़ें हैं, सबकी सुविधाएं हैं और उनका उपयोग शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है, इसका ज्ञान शैक्षिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम आज मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल बात करने के लिए था ना, बात करने के साथ साथ हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। कंप्यूटर है, टेलीविज़न मनोरंजन का साधन था, टेलीविज़न आज सीखने का माध्यम बना हुआ है। तो इन सब जनसंचार के साधनों का शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में कैसे प्रयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है, इस तरह से वो समाज के लिए उपयोगी है। ठीक, फिर शैक्षिक तकनीकी के उपागम, शैक्षिक तकनीकी के उपागम, अप्रोचेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के उपागम। और अप्रोच की बात की जाए, उपागम की बात की जाए तो शैक्षिक तकनीकी के लुम्सडेन महोदय ने शैक्षिक तकनीकी के उपागमों की जो बात की है वो 3 प्रकार के उपागम बताए हैं उन्होंने, कोमल शिल्प उपागम, कठोर शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। ठीक, प्रणाली विश्लेषण, कोमल शिल्प, कठोर शिल्प और प्रणाली विश्लेषण। हार्डवेयर अप्रोच, कोमल शिल्प उपागम मतलब सॉफ्टवेयर अप्रोच, कठोर शिल्प उपागम मतलब हार्डवेयर अप्रोच। ठीक, और प्रणाली विश्लेषण यानी कि सिस्टम एनालिसिस। ये 3 प्रकार के अप्रोच की बात उन्होंने की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस। कोमल यानी सॉफ्टवेयर, कठोर यानी हार्डवेयर और प्रणाली विश्लेषण यानी सिस्टम एनालिसिस। अगर हम इसको यहाँ एक क्रम थोड़ा ऊपर नीचे है, क्रम से हम इसको लिखना चाहें तो सबसे पहले कठोर,
फिर कोमल, और तीसरा है प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। ठीक, ये तीन जो शैक्षिक तकनीकी के उपागम हैं, लुम्सडेन महोदय ने इन उपागमों को तीन उपागम बताए हैं। कठोर शिल्प उपागम, यानी इसको कठोर शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहा जाता है। कोमल शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहा जाता है, और प्रणाली विश्लेषण को शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहा जाता है। ठीक, इस तरह से तीन उपागम बताए गए हैं। कठोर शिल्प उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोच, कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच, और प्रणाली विश्लेषण यानी कि सिस्टम एनालिसिस। तो ये तीन प्रकार के उपागम बताए गए हैं। कई जगह हार्डवेयर को शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट कहा गया है, सॉफ्टवेयर को शैक्षिक तकनीकी सेकंड कहा गया है, और जो सिस्टम एनालिसिस है, प्रणाली विश्लेषण है, उसको शैक्षिक तकनीकी थर्ड के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम एक संक्षिप्त सा परिचय करेंगे कठोर शिल्प उपागम हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर में क्या कहते हैं कि हार्डवेयर में जो कठोर शिल्प उपागम है उसमें शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। कठोर शिल्प उपागम में हार्डवेयर में शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। यह इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर और व्यवहारों पर आधारित है। जो हार्डवेयर है यानी कि कठोर शिल्प उपागम, इसमें शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। यह इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों और व्यवहारों पर आधारित होता है। श्यामपट्ट, ये जो हम देख रहे हैं श्यामपट्ट, ठीक, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, वीसीआर, मॉनिटर, ऑडियो रिकॉर्डर, ये सब क्या हैं? ये सब कठोर शिल्प उपागम के साधन हैं। ठीक, कठोर शिल्प उपागम क्या है? इसमें शिक्षण सहायक सामग्री पर अधिक जोर दिया जाता है। ये इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों और व्यवहारों पर आधारित है। श्यामपट्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीसीआर, मॉनिटर, ऑडियो रिकॉर्डर, ये सब क्या हैं? ये सब इसके कठोर शिल्प उपागम के साधन हैं। फिर कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड जिसको कहा गया है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, सॉफ्टवेयर अप्रोच। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीनों का उपयोग न करके इसमें शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। जो कोमल तकनीकी उपागम है यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच है, जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, इसमें क्या होता है कि इसमें शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें शिक्षण और अधिगम के सिद्धांतों का, शिक्षण और अधिगम के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में, छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। तो इसमें मशीनों का प्रयोग ना करके जो शिक्षण और मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, शिक्षण के सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं, उनका प्रयोग करके छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। कोमल उपागम, कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर में। ठीक, और इसके जो प्रमुख साधन होते हैं, इस उपागम वाली तकनीकियों को अनुदेशन शिक्षण और व्यवहार तकनीकी का भी नाम दिया जाता है। इसको अनुदेशन तकनीकी, इसको कोमल उपागम को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी का नाम भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो हम
चाक द्वारा या मार्कर द्वारा जो कार्य करते हैं ये ट्रांसपेरेंसीज, स्लाइड, वीडियो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, रिकॉर्डेड प्रोग्राम, जो प्रोग्रामिंग होती है लगभग जो भी होती है प्रोग्रामिंग वो सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, तो इसके साधन क्या हैं? प्रोग्रामिंग। अगर साधन की बात की जाए तो इसके साधन क्या हैं? प्रोग्रामिंग। फिर अगर बात की जाए प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस की बात की जाए तो सिस्टम एनालिसिस इसमें प्रशासन, प्रबंधन, व्यापार तथा सेना आदि से संबंधित निर्णय लेने के लिए जो प्रणाली विश्लेषण है यानी कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय, इसमें शैक्षिक तकनीकी तृतीय में प्रशासन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित और सेना से संबंधित निर्णय लेने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आधार रहता है। प्रशासन, व्यापार, प्रबंधन और सेना से संबंधित निर्णय लेने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आधार रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रशासन से संबंधित, प्रबंध से संबंधित, व्यापार से संबंधित और सेना से संबंधित मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो शैक्षिक तकनीकी थर्ड है यानी प्रणाली विश्लेषण है, शैक्षिक तकनीकी थर्ड गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी थर्ड जो है वो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली को 4 प्रमुख तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली को 4 प्रमुख तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अदा, फिर है प्रक्रिया, फिर है प्रदा और चौथा है पर्यावरण संदर्भ। तो शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक तकनीकी को 4 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अदा, प्रक्रिया, प्रदा और पर्यावरण संदर्भ। अब अदा क्या है? अंग्रेजी में अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी बहुत आसान है, सबको पता हो जाती है। इनपुट, अदा मतलब इनपुट, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, और आउटपुट। प्रदा मतलब आउटपुट और पर्यावरण संदर्भ। ठीक, इन 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरनमेंट। इनपुट क्या है? यानी अदा, वे सभी व्यवहार, अदा क्या है? अदा में हम लिख सकते हैं वे सभी व्यवहार जो शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक और छात्रों के माध्यम से मिलती है। वे सभी
व्यवहार जो शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक और छात्रों के माध्यम से मिलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? इनपुट। फिर प्रोसेस, प्रक्रिया, वे सभी कार्य जिनकी मदद से इनपुट या व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। वे सभी कार्य जिनकी मदद से इनपुट या व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है वो क्या है? प्रक्रिया। फिर आउटपुट मतलब प्रदा, उस व्यवहार से है, इसका तात्पर्य, आउटपुट का तात्पर्य उस व्यवहार से है आउटपुट का तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निश्चित किया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निश्चित किया जाता है, वो आउटपुट होता है। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट का तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसको प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है प्रणाली को, ठीक। और फिर पर्यावरण संदर्भ, पर्यावरण के उन तत्वों को कहा जाता है जिनसे यह प्रणाली प्रभावित होती है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और इन्वायरमेंट। कंप्यूटर की भाषा में समझना चाहें तो इनपुट जो सूचनाएं होती है जिनको हम डालते हैं, प्रोसेसिंग होती है, एक प्रक्रिया होती है उन सूचनाओं के बाद, और फिर आउटपुट जो उसका व्यवहार होता है। जैसे हमको शिक्षक ने कुछ भी सिखाया पढ़ाया, ये इनपुट है जो हमको बता रहा है, वो समझा रहा है, पढ़ा रहा है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया एक चल रही है, ये इनपुट है। फिर जो उसने सीखा, जो उसके अंदर वो चल रहा है, हलचल हो रही है, जो भी आदान प्रदान हो रहा है, वो एक प्रक्रिया है, ठीक। और फिर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है वही प्रदा है, आउटपुट है। और उस परिवर्तन जो व्यवहार में जो रिजल्ट निकल कर आया है उसको किन किन तत्वों ने कैसे प्रभावित किया है, ये पर्यावरण संदर्भ है, ठीक। तो ये शैक्षिक तकनीकी का अर्थ परिभाषा, शैक्षिक तकनीकी के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र और शैक्षिक तकनीकी के उपागम की चर्चा थी, ठीक। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आगे हम संप्रेषण पर चर्चा करेंगे।